हेलो। आज हम प्रेमचंद की लिखी एक बहुत ही पावरफुल और इमोशनल कहानी सूरदास की झोपड़ी को समझने वाले हैं। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम एनसीईआरटी चैप्टर्स को बहुत ही सिंपल और क्लियर तरीके से समझते हैं। इस डिस्कशन में हम इस चैप्टर को डिटेल में लाइन बाय लाइन समझेंगे, इसकी पूरी स्टोरी, इसके आइडियाज और इसकी थीम्स के साथ। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कहानी में आगे बढ़ेंगे और आखिर में चैप्टर के संदेश और एग्जाम के लिए जरूरी बातों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात ये जानना बहुत जरूरी है कि सूरदास की झोपड़ी अपने आप में कोई पूरी कहानी नहीं है। ये प्रेमचंद के एक बहुत बड़े और फेमस नॉवेल रंगभूमि का एक छोटा सा हिस्सा, एक एक्सर्प्ट है। और इस कहानी का हीरो है सूरदास, जो देख तो नहीं सकता पर उसकी हिम्मत, उसका हौसला किसी भी आम इंसान से कहीं ज्यादा है। इस कहानी में हमें 4 मेन कैरेक्टर्स मिलते हैं। एक तरफ है सूरदास, जो हर मुश्किल के बावजूद हार नहीं मानता। दूसरी तरफ है भैरों, जो अपनी पत्नी सुभागी के सूरदास की झोंपड़ी में छिपने की वजह से गुस्से और बदले की आग में जल रहा है। फिर है जगधर, जो सूरदास से सीधे सीधे जलता है। उसकी ईर्ष्या का कारण है सूरदास का शांत जीवन। और आखिर में है सुभागी, जिसकी वजह से ये सारा का सारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। कहानी की शुरुआत ही एक बड़े ड्रामेटिक और चौंकाने वाले सीन से होती है। आधी रात का वक्त है, सब सो रहे हैं और अचानक सूरदास की झोपड़ी से आग की लपटें उठने लगती हैं। सोचिए, रात के करीब 2 बज रहे हैं। पूरा गांव अपनी नींद से जागकर वहां इकट्ठा हो गया। कुछ लोग तो पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग बस चुपचाप खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। लेखक ने यहाँ तक लिखा है कि वो ऐसे देख रहे थे मानो किसी दोस्त की चिता जल रही हो। और यहीं पर प्रेमचंद एक बहुत पावरफुल लाइन लिखते हैं। वो झोपड़ी की आग को ईर्ष्या यानी जेलसी की आग से कंपेयर करते हैं। मतलब जैसे किसी के मन में जलने वाली जलन की आग को बुझाना नामुमकिन सा होता है, ठीक वैसी ही ये आग थी। ये इशारा था कि ये आग किसी की ईर्ष्या का ही नतीजा है। अब जैसे ही सूरदास वहां पहुंचता है, पड़ोसी उसी से सवाल जवाब करने लगते हैं। बजरंगी पूछता है, अरे चूल्हे में आग तो नहीं छोड़ दी थी? और नायक राम तो ताना मारता है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यहीं से शक और साजिश की बातें शुरू हो जाती हैं। सब लोगों को तो यही लग रहा था कि सूरदास अपनी झोपड़ी या घर के थोड़े बहुत सामान के जल जाने से दुखी है, लेकिन उसका दुख इससे कई ज्यादा गहरा था। उसे झोपड़ी का गम नहीं था, गम था उस चीज का जो झोपड़ी के अंदर थी। सूरदास का जो असली नुकसान था वो थी एक पोटली, एक छोटी सी पोटली जिसमें उसकी पूरी जिंदगी की कमाई 500 से भी ज्यादा रुपए रखे थे। और ये पैसे उसने भीख मांगकर एक एक पैसा जोड़कर जमा किए थे। तो ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी उम्मीदें थीं, उसके सपने थे। इन पैसों से सूरदास ने 3 बड़े सपने देखे थे। पहला, अपने पूर्वजों यानी पितरों का पिंडदान करना। दूसरा, अपने बेटे मिठुआ की धूमधाम से शादी करवाना। और तीसरा, अपने गांव वालों की भलाई के लिए एक कुआं बनवाना। एक बात पर गौर कीजिए, उसके सपने सिर्फ अपने लिए नहीं थे, बल्कि अपने परिवार और अपने समाज के लिए भी थे। और ये लाइन तो इस चैप्टर का दिल है, इसकी आत्मा है। जब सूरदास को वो पोटली नहीं मिलती तो लेखक कहते हैं कि वो जो राख का ढेर था वो सिर्फ घास फूस या लकड़ी की राख नहीं थी, वो सूरदास के सपनों, उसकी इच्छाओं, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। उसका सब कुछ उसी आग में जलकर खाक हो गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये आग लगी कैसे? क्या ये एक एक्सीडेंट था? नहीं, ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। पर इसके पीछे था कौन? कहानी में 2 विलन हैं, भैरो और जगधर। जब जगधर भैरो से मिलता है तो भैरो साफ साफ कबूल कर लेता है कि आग उसी ने लगाई है। भैरो का मोटिव था बदला लेना, रिवेंज, क्योंकि उसकी पत्नी सुभागी ने सूरदास के घर में पनाह ली थी। लेकिन जगधर की नफरत का कारण था सिर्फ और सिर्फ जेलसी, ईर्ष्या। उसे इस बात से जलन थी कि एक अंधा भिखारी होते हुए भी सूरदास उससे ज्यादा सुखी और इज्जत से कैसे जी रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब जगधर सूरदास को बताता है कि पैसों की पोटली भैरों के पास है, तब भी सूरदास इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे।
ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि लेखक कहते हैं, अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास को डर था कि अगर लोगों को पता चला कि उसके पास इतने पैसे थे तो लोग उसे ही चोर समझेंगे, उस पर शक करेंगे और उसकी बेइज्जती करेंगे। अपना सब कुछ खोकर सूरदास पूरी तरह से टूट जाता है। वो उस राख के ढेर पर अकेला बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगता है। उसे लगता है कि बस अब जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन तभी उसी पल कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। सूरदास अपने बेटे मिठुआ के रोने की आवाज सुनता है। मिठुआ का दोस्त घीसू उसे बस चिढ़ा रहा होता है, तुम खेल में रोते हो। ये बच्चों के खेल की एक बहुत ही मामूली, एक बहुत साधारण सी बात थी। लेकिन इस एक छोटी सी लाइन ने सूरदास पर जैसे जादू का काम किया। उसे अचानक ये एहसास हुआ कि ये जिंदगी भी तो एक खेल ही है, और इस खेल में अगर आज वो हार गया तो क्या हुआ, रोने से क्या फायदा। जरूरी ये है कि उठकर फिर से खेलने की तैयारी की जाए। ये सोच ही इस कहानी का सेंट्रल थीम है, हार में जीत। तो चलिए अब चैप्टर के आखिर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या मैसेज मिलता है और बोर्ड एग्जाम्स के लिए कौन सी बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। कहानी के अंत में जब मिठुआ पूछता है कि अगर कोई फिर से आग लगा देगा तो इस पर सूरदास का जवाब, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। ये जवाब इंसान की कभी ना हारने वाली स्पिरिट का सिंबल है। ये दिखाता है कि जब तक जीने की इच्छा है तब तक कोई भी हमें हरा नहीं सकता। ये रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण का एक बहुत पावरफुल संदेश है। एग्जाम के लिए कुछ बातें जरूर ध्यान में रखनी है। सूरदास का कैरेक्टर स्केच, जिसे अदम्य जिजीविषा यानी नेवर गिव अप एटीट्यूड भी कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा कहानी का मेन मैसेज, हार में जीत का मतलब क्या है, भैरव और जगधर के मोटिव्स में क्या अंतर है, और अभिलाषाओं की राख जैसी लाइंस का क्या मतलब है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और हाँ, अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स और एग्जाम से जुड़ा कोई भी मटेरियल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है। और अगर बाकी चैप्टर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल पर उनकी सेपरेट वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो ये था सूरदास की झोपड़ी चैप्टर का एक डिटेल्ड विश्लेषण। हमने कहानी की हर परत को, उसके किरदारों की साइकोलॉजी को और प्रेमचंद के गहरे संदेश को समझने की कोशिश की। हमेशा याद रखिए, असली जीत मुसीबतों में हार मान लेने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर दोबारा उठ खड़े होने में है। तो अब अगला कदम क्या है? बिल्कुल सही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ऑल द वेरी बेस्ट। वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम एनसीईआरटी चैप्टर्स को बहुत ही सिंपल और क्लियर तरीके से समझते हैं। आज हम डिटेल में लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं क्लास 12th की किताब अंतरा भाग 2 का चैप्टर बिस्कोहर की माटी। देखिए, ये चैप्टर सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि ये लेखक की यादों का एक बहुत ही खूबसूरत सा सफर है। इस विश्लेषण में हम इसी सफर को और गहराई से समझेंगे, इसकी कहानी, इसके पीछे के आइडियाज और थीम्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर चलेंगे बिस्कोहर की नेचुरल ब्यूटी और लेखक की अपनी माँ से जुड़ी यादों की दुनिया में। उसके बाद हम गांव के फूलों, जीव जंतुओं और बारिश के मौसम को करीब से जानेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए जो जरूरी थीम्स और क्वेश्चंस हैं, उन पर भी फोकस करेंगे। इससे हम लेखक की यादों के फ्लो को बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस पार्ट की नींव रखते हैं, समझते हैं कि ये चैप्टर आखिर है किस बारे में और इसे हमारे सामने कौन लेकर आया है। अच्छा, तो इस पाठ को लिखा किसने है? इसे लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। और मजे की बात यह है कि ये जो चैप्टर है ना, ये उनकी अपनी आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी, नंगई तलाई का गांव का एक हिस्सा है। अब ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि लेखक अपनी ही कहानी बता रहे हैं। जो भी हम पढ़ेंगे वो उनकी अपनी जिंदगी के अनुभव हैं, उनकी यादें हैं। तो ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, बल्कि ये लेखक की अपनी जी हुई सच्चाई है, उनका भोगा हुआ यथार्थ। तो इस पाठ में लेखक, जिनका बचपन का नाम बिस्नाथ था, हमें सीधा अपनी यादों की दुनिया में ले चलते हैं। वो अपनी माँ को याद करते हैं, अपने गांव बिस्कोहर को और वहाँ की प्रकृति को, मतलब नेचर को। तो हमें इस चैप्टर में क्या क्या देखने को मिलेगा? गांव की लाइफस्टाइल की एक झलक, वहाँ की जो लोक कथाएं होती हैं, जो बिलीव्स होते हैं वो, और हाँ, प्रकृति के दोनों रूप, कभी बहुत खूबसूरत तो कभी डरावना भी। तो चलिए इन यादों के सफर में और आगे बढ़ते हैं।
तो लेखक की यादों का ये जो सफर है वो शुरू होता है उनके गांव बिस्कोहर की नेचुरल ब्यूटी से। सबसे पहले वो याद करते हैं तालाबों को और उनमें खेलने वाले खूबसूरत फूलों को, जैसे कमल, कोइया और हरसिंगार। देखिए, इस तस्वीर से थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि लेखक किस तरह के माहौल की बात कर रहे होंगे। हर तरफ हरियाली, तालाब और उनमें खिले हुए ये कमल, कितना सुंदर लगता होगा ना। लेखक बताते हैं कि उनके गांव में तो खाना भी कमल के पत्ते पर ही परोसा जाता था और उसे वो लोग अपनी भाषा में पुरैन कहते थे। यहां पर ना दो शब्द बहुत खास हैं। पहला तो है पुरैन, जिसका मतलब है कमल का पत्ता, और दूसरा है भसीण। भसीण मतलब कमल की डंडी, जिसे हम कमल ककड़ी या लोटस स्टेम भी कहते हैं। लेखक यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जब गांव में अकाल पड़ता था, फैमीन की सिचुएशन होती थी, तो लोग इसी भसीण को तालाब से खोदकर खाते थे। जरा सोचिए, इससे पता चलता है कि गांव के लोग नेचर पे कितना डिपेंड करते थे। लेखक आगे शरद ऋतु यानी ऑटम सीजन को याद करते हैं। वो एक फूल कुइया का जिक्र करते हैं, इसे कुमुद भी कहते हैं, जो चांदनी रातों में तालाबों को और भी खूबसूरत बना देता था। फिर उन्हें याद आते हैं हरसिंगार के फूल। पितृपक्ष के समय मालिन दाई उनके दरवाजे पर हरसिंगार के फूल रख जाया करती थी। इसके लिए लेखक एक लोकल शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, कुरई जात रही, जिसका मतलब होता है ढेर सारे फूल एक साथ रख देना। देखिए कैसे ये छोटे छोटे रीति रिवाज भी यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। अच्छा, तो प्रकृति की खूबसूरत यादों से निकलकर अब हम लेखक की जिंदगी के सबसे इमोशनल हिस्से की तरफ चलते हैं। ये हैं उनकी माँ और उनके बचपन से जुड़ी यादें। सच कहूं तो यही इस पूरे पाठ का दिल है। जरा इस लाइन के गहराई को समझिए। लेखक क्या कहते हैं कि बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। मतलब एक बच्चे के लिए माँ का दूध पीना सिर्फ पेट भरने जैसा नहीं है, वो तो माँ और बच्चे के बीच के हर रिश्ते का, हर कनेक्शन का एक जीता जागता सबूत है। उसमें प्यार है, माँ का टच है, उनकी स्मेल है, एक सिक्योरिटी की फीलिंग है। वो एक बच्चे के लिए उसकी पूरी दुनिया है। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लेखक एक बहुत ही खूबसूरत कंपैरिजन करते हैं। वो अपनी माँ के प्यार की तुलना एक बत्तख के प्यार से करते हैं। ये बत्तख उन्होंने बड़े होकर दिल्ली के दिलशाद गार्डन में देखी थी। वो बताते हैं कि जैसे उनकी माँ उन्हें अपने आंचल में छुपाकर दूध पिलाती थी, बिल्कुल वैसे ही वो बत्तख अपने पंखों में अपने अंडों को दुनिया से बचा रही थी। जैसे माँ अपने बच्चे को हर खतरे से बचाती है, वैसे ही वो बत्तख भी कौवे पर नजर रखे हुए थी। ये कंपैरिजन हमें क्या बताता है? यही कि माँ का प्यार यूनिवर्सल होता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। इसके बाद लेखक अपनी एक काफी दर्द भरी याद शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि जब उनके छोटे भाई का जन्म हुआ तो उन्हें माँ का दूध मिलना बंद हो गया। इसके लिए वो दूध कट जाना शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब माँ के दूध की जगह उन्हें गाय का बेस्वाद दूध पीना पड़ता था। सोचिए, एक छोटे बच्चे के लिए ये किसी अत्याचार जैसा ही था। ये बात एक बच्चे के मन पर कितना गहरा असर डाल सकती है, लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गांव के बाकी फूलों और जीव जंतुओं की। ये वो चीजें हैं जो लेखक की यादों में खूबसूरती भी लाती हैं और थोड़ा बहुत डर भी। लेखक के लिए ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। वो कहते हैं कि गांव के असली फूल कोई कमल या गुलाब नहीं थे, बल्कि असली फूल तो थे सब्जियों और फसलों के फूल, जैसे तोरी, लौकी, भिंडी, बैंगन के फूल। और सरसों के खेतों के बारे में तो वो ऐसे लिखते हैं मानो कोई पीला समंदर लहरा रहा हो। इससे हमें क्या पता चलता है कि गांव की जिंदगी में खूबसूरती भी यूटिलिटी यानी उपयोगिता से जुड़ी होती है। अच्छा, फूलों के अलावा लेखक को गांव के सांप भी याद आते हैं। वो बताते हैं कि कुछ सांप जैसे दोंडा जहरीले नहीं होते थे, तो उन्हें कोई मारता नहीं था। एक और सांप था धामिन। वो भी नॉन वेनमस था, लेकिन लोगों का मानना था कि अगर वो अपनी पूंछ से मार दे तो शरीर का वो हिस्सा सड़ जाता है। और फिर थे बहुत जहरीले सांप जैसे गोनवन और घोर कड़हेच, जिनका नाम सुनकर ही डर लगता था। तो देखिए गांव की जिंदगी कैसे डर और इन लोकल बिलीव्स के साथ मिलीजुली थी। तो अब बात करते हैं बारिश के मौसम की। लेखक ने बारिश के दोहरे रूप को, मतलब उसके दो अलग अलग चेहरों को बहुत ही अच्छे से दिखाया है। एक तरफ है खुशी और मजा, तो दूसरी तरफ हैं तकलीफें और परेशानियां। देखिए, एक तरफ तो बारिश जब आती थी तो जबरदस्त गर्मी से राहत मिलती थी, चारों तरफ हरियाली हो जाती, पेड़ पौधे ऐसे लगते जैसे अभी अभी नहाकर आए हों, इंसान जानवर सब खुश हो जाते। लेकिन इसका एक दूसरा मुश्किल वाला पहलू भी था।
पूरे गांव में कीचड़ और गंदगी हो जाती, बाढ़ का डर रहता था, कच्चे घर गिर जाते थे और सबसे बड़ी मुश्किल, जलाने की लकड़ी गीली हो जाती थी। तो बारिश गांव वालों के लिए राहत भी थी और आफत भी, दोनों एक साथ। तो अब तक हमने लेखक की यादों के इस सफ़र को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। अब ज़रा उन मेन थीम्स और पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इस पूरे पार्ट के मेन थीम्स क्या हैं? मतलब लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं? देखिए, पहला थीम है इंसान और प्रकृति का गहरा कनेक्शन। दूसरा, गांव की जिंदगी की सिंप्लिसिटी और उसकी डिफिकल्टीज। तीसरा, माँ का प्यार जो यूनिवर्सल है, चाहे इंसान हो या जानवर। चौथा, बचपन की यादों का हमारी लाइफ पर जो कभी न मिटने वाला असर होता है वो। और पांचवा, गांव का लोक ज्ञान और वहां के बिलीव्स। अगर ये थीम्स ध्यान में रहेंगे तो किसी भी सवाल का जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, अब जरा कुछ कॉमन एग्जाम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये सवाल बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर आते हैं, जैसे बच्चे का माँ का दूध पीना वाली लाइन का मतलब समझाइए, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा सवाल हो सकता है कि लेखक ने अपनी माँ की तुलना बत्तख से क्यों की। और तीसरा, इस पाठ के आधार पर गांव के जीवन की क्या क्या खासियतें हैं। इसमें आप नेचर पर डिपेंडेंसी, सादगी, परेशानियां और वहां के बिलीव्स, इन सब पॉइंट्स को लिख सकते हैं। और हाँ, अगर इस चैप्टर से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स या बाकी एग्जाम मटेरियल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर अंतरा भाग 2 के दूसरे चैप्टर्स की भी ऐसी ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल पर आपको उनकी भी वीडियोस मिल जाएंगी, उन्हें भी देख सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हमने बिस्कोहर की माटी चैप्टर को बहुत डिटेल में लाइन बाय लाइन समझा है। इसकी कहानी, इसके आइडियाज, थीम्स, हमने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। अब बस एक काम करना है, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स निकालने हैं और इस चैप्टर से आए सवालों की प्रैक्टिस करनी है। ऑल द बेस्ट। अपना मालवा, एक बदलती धरती की कहानी। कभी सोचा है कि इस चैप्टर में लेखक असल में हमें क्या समझाना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ मालवा की एक कहानी है या फिर इसमें हमारी आज की दुनिया के लिए भी कोई बड़ा मैसेज छिपा है? वेलकम टू नर्डी साइड। यहाँ हम एनसीईआरटी चैप्टर्स को एकदम सिंपल और क्लियर तरीके से समझते हैं। आज हम क्लास 12 की किताब वितान से एक बहुत ही जरूरी चैप्टर को समझने वाले हैं। इस एक्सप्लेनेशन में हम इस चैप्टर को डिटेल में लाइन बाय लाइन समझेंगे, इसकी स्टोरी, इसके आइडियाज और इसके थीम्स के साथ। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें आज के बारे में क्या सिखाती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले चैप्टर और लेखक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा। फिर मालवा में लेखक के अनुभव को जानेंगे, वहाँ की नदियों का क्या हाल है ये समझेंगे, और विकास की उजाड़ू सभ्यता ये क्या चीज़ है इसे डिकोड करेंगे। फिर चैप्टर का मेन मैसेज और थीम्स देखेंगे, और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए कुछ ज़रूरी बातें भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर को लिखा किसने है और इसका बैकग्राउंड क्या है। इस पाठ के लेखक हैं प्रभाष जोशी और पाठ का पूरा नाम है अपना मालवा, खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। देखिए, ये टाइटल ही अपने आप में चैप्टर की पूरी कहानी बता देता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में लेखक हमें मालवा प्रदेश की कहानी बता रहे हैं। वो पुराने और नए मालवा के बीच एक तुलना करते हैं, एक कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। एक तरफ वो मालवा था जो अपनी खुशहाली और पानी के भरमार के लिए जाना जाता था, और दूसरी तरफ है आज का मालवा जो खाओ उजाड़ू सभ्यता, मतलब एक डिस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से बिगड़ रहा है। ये चैप्टर असल में पर्यावरण को लेकर हमारी जिम्मेदारियों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जहां हम लेखक के पर्सनल एक्सपीरियंस के जरिए मालवा की जमीन को महसूस करेंगे। ये कहावत ये पुराने मालवा की पहचान थी। इसका मतलब है कि मालवा की धरती इतनी उपजाऊ, इतनी रिच थी कि यहाँ कदम कदम पर खाना और पानी मिलता था। ये लाइन उस मालवा की तस्वीर खींचती है जो अब धीरे धीरे खोता जा रहा है। और अब देखिए फर्क कितना चौंकाने वाला है। जहाँ पहले डग डग रोटी पग पग नीर की बात होती थी, वहीं अब नदी नाले सूख गए हैं। खुशहाली और संपन्नता की जगह अब पर्यावरण का संकट खड़ा है, और पानी से लबालब भरी धरती अब सूखी और प्यासी नजर आती है। यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। लेखक अपनी यात्रा का समय बताते हैं। वो कहते हैं कि ये चौमासे यानी मॉनसून का आखिर था, नवरात्रि शुरू हो चुकी थी। ये वो समय होता है जब तक बारिशें चली जानी चाहिए, लेकिन आसमान में अब भी बादल थे,
बारिश हो रही थी। मौसम का ये जो बदला हुआ मिजाज है ना, ये क्लाइमेट चेंज का एक सीधा सीधा इशारा है। चलिए अब सेक्शन 3 पर चलते हैं और मालवा की लाइफलाइंस यानी वहां की नदियों की कहानी को समझते हैं। लेखक मालवा की कई जरूरी नदियों का जिक्र करते हैं, जैसे नर्मदा, शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती और काली सिंध। ये नदियां सिर्फ पानी का सोर्स नहीं थीं, ये तो मालवा की संस्कृति और वहां के जीवन का एक अहम हिस्सा रही हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द है, सदा नीरा। इसका मतलब होता है हमेशा पानी से भरी रहने वाली। मालवा की ये नदियां पहले सदा नीरा हुआ करती थीं, साल भर बहती थीं। लेकिन आज इनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि ये सिर्फ मानसून के कुछ महीनों में ही बहती हैं और बाकी समय सूखी पड़ी रहती हैं। सोचिए कितना बड़ा बदलाव है। और ये पॉइंट तो बहुत ही जरूरी है। लेखक बताते हैं कि पुराने जमाने के राजा जैसे विक्रमादित्य और भोज, वो पानी की कीमत समझते थे। उन्होंने तालाब और बावड़ियां बनवाकर बारिश के पानी को सहेजा। इसके ठीक उलट आज के मॉडर्न प्लानर्स और इंजीनियर्स ने उन तालाबों को गाद से भरने दिया, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और ऊपर से जमीन के नीचे का पानी भी इतना निकाल लिया कि वाटर क्राइसिस और भी गहरा हो गया। और यही आज की कड़वी सच्चाई है। लेखक कहते हैं कि जिन नदियों ने हमारी सभ्यताओं को जन्म दिया, उन्हें पाला पोसा, हमारी आज की ये तथाकथित विकसित सभ्यता उन्हीं नदियों को अपने शहरों का गंदा पानी बहाने वाला नाला बना रही है। अब हम चैप्टर के सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, विकास की उजाड़ू सभ्यता। तो ये खाऊ उजाड़ू सभ्यता है क्या चीज़? लेखक इसे एक ऐसी लाइफस्टाइल बताते हैं जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उपभोग करना, मतलब कंज्यूम करना, और प्रकृति को उजाड़ना यानी डिस्ट्रॉय करना है। वो कहते हैं कि ये सोच और लाइफस्टाइल हमें यूरोप और अमेरिका से मिली है, जहां अंतहीन उपभोग को ही विकास मान लिया गया है। ये लाइन इस चैप्टर का सार है। लेखक बहुत ही सख्त शब्दों में कहते हैं कि जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता कहकर बड़ा गर्व करते हैं, वो असल में उजाड़ की अपसभ्यता है। मतलब ये डेवलपमेंट नहीं है, ये तो बर्बादी का रास्ता है। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे सेक्शन 5 में एक साथ लाते हैं और चैप्टर के मेन मैसेज और थीम्स को देखते हैं। लेखक पर्यावरण बिगड़ने के ग्लोबल कारण भी बताते हैं। वो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हमारे वातावरण को गर्म कर रही हैं और ये गैसें सबसे ज्यादा अमेरिका और यूरोप जैसे डेवलप्ड देशों से निकलती हैं। और सबसे चिंता की बात तो ये है कि अमेरिका अपनी इस खाओ उजाड़ू लाइफस्टाइल को बदलने के लिए या उस पर कोई भी समझौता करने के लिए तैयार ही नहीं है। और ये एक डराने वाला आंकड़ा है। इन गैसों ने धरती का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया है। अब ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन इसने हमारे पूरे मौसम का साइकिल बिगाड़ कर रख दिया है। कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। ये सब इसी का नतीजा है। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर की मेन थीम्स क्या हैं? पहली, पर्यावरण और हमारी सभ्यता के बीच का टकराव। दूसरी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बुरे नतीजे। तीसरी, पानी के पारंपरिक स्रोत जैसे तालाब, बावड़ियों की अहमियत। और चौथी, हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का प्रकृति पर पड़ने वाला विनाशकारी असर। और अब आखिर में सेक्शन 6, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। एग्जाम में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि इस चैप्टर का मुख्य संदेश क्या है, लेखक आखिर में कहना क्या चाहते हैं। तो इसका जवाब ये है, इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने हमें हमारी जमीन, हमारी संस्कृति और हमारी जड़ों से काट दिया है। आज सबसे बड़ी जरूरत है हमारी लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट के बीच एक बैलेंस बनाने की, वरना हम सब कुछ खो देंगे। और हाँ, अगर इस चैप्टर से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स या कोई भी एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक पिन कमेंट में दिया हुआ है। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए भी चैनल पर अलग से वीडियोस अवेलेबल हैं, उन्हें भी जरूर देख सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन में हमने अपना मालवा चैप्टर को डिटेल में समझा, उसकी कहानी, उसके आइडियाज और उसकी थीम्स के साथ। अब अगला स्टेप है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए ताकि तैयारी और भी मजबूत